अमेरिका के एक छोटे से शहर में अमायरा अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ रहती थी। अमायरा बहुत ज्यादा गरीब थी और वो एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से अमायरा को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था और अपना घर चलाने के लिए अमायरा एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। अरे आंटी जी, ये गाउन हमारी दुकान का सबसे स्टाइलिश और ट्रेंडिंग गाउन है। मार्केट में इस गाउन की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये गाउन आपकी बेटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे मॉम, क्या सोच रही हो, ले लीजिए ना। और वैसे भी मुझे इस तरह के स्टाइलिश गाउन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, ले लो। वैसे कितने का है ये गाउन? आंटी जी, वैसे तो ये गाउन 12,000 रुपए का है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 10,000 का लगा देती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे और इसे पैक कर दो। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आ जाता है और वो अमायरा से कहता है, अरे वाह मायरा, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हो दुकान चलाना। 6,000 का गाउन तो तुमने 10,000 रुपए में बेच दिया, क्या बात है। अरे अंकल जी, ये सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपने घर चली जाओ। और हाँ, ये लो 1,000 रुपए, अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस और आइसक्रीम खरीद लेना, वो बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें फल मिल रहा है। फिर अमायरा बाजार से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन और उसकी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जाती है, जिसे देखकर श्रुति अमायरा से कहती है, अरे दीदी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। और ये क्या, आप मेरे लिए मेरी मनपसंद आइसक्रीम और इतनी सुंदर ड्रेस भी लेकर आई हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, और ये लो, जल्दी से आइसक्रीम खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। दीदी, आप मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हो ना, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही कपड़े की दुकान खोल कर दूंगी। फिर आप अपनी खुद की दुकान में बैठकर आराम से कपड़े बेचना। अरे हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम चलकर खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। और इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही होती है। तभी अगले दिन श्रुति को स्कूल भेजने के बाद जब अमायरा अपनी दुकान के लिए निकल रही होती है, तभी सामने से उसका मकान मालिक ओम प्रकाश आता है और कहता है, अरे अमायरा, इतनी सुबह सुबह क्या अपनी दुकान पर जा रही हो? हाँ अंकल जी, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ, किराया तो मुझे 2 दिन बाद देना है ना। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही चला आया था। अरे तो आइए ना अंकल जी, मैं आपके लिए चाय या जूस बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस मेरा एक काम कर देना। वो 2 दिन बाद मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुकान का सबसे सुंदर सूट लाकर मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकूँ। और रही बात पैसों की, तो जब मैं किराया लेने आऊँगा तभी हम हिसाब कर लेंगे। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आंटी जी के लिए अपनी दुकान का सबसे स्टाइलिश और डिजाइनर सूट लेकर आऊंगी। देखना, आंटी जी को वो सूट बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर अमायरा खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ पल की ही थी, क्योंकि जब अमायरा अपनी दुकान पर पहुंचती है तो वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से ही टूटा पड़ा है और शटर भी आधा खुला पड़ा है, जिसे देखकर अमायरा कहती है, अरे ये क्या, शटर का ताला तो पहले से ही खुला पड़ा है। दुकान की चाबी तो कल अंकल जी मुझे देकर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतना कहकर अमायरा जैसे ही शटर उठाती है तो वो देखती है कि दुकान का आधे से ज्यादा माल चोरी हो चुका था और ये देखकर अमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
जिसके बाद वो फटाफट से दुकान के मालिक को फोन करके वहाँ पर बुलाती है। तभी कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक वहाँ पर आता है तो आसपास के सभी दुकान वाले उससे कहते हैं, अरे देख लिया ना बबलू भाई, इस लड़की पर भरोसा करके आपने अपनी दुकान की चाबी इसके हाथ में सौंप दी और आज इसी लड़की ने आपकी पूरी दुकान की सफाई कर दी। इसीलिए आजकल किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगवाया था ना? नहीं, मैंने अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। अरे बिना सबूत के तो हम इस लड़की को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप? अमायरा, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मुझको ही धोखा देगी। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम सब भी सुन लो, अगर किसी ने अपनी दुकान में इस लड़की को काम दिया तो उसके साथ भी ये ऐसा ही धोखा करेगी। उन लोगों के बीच अमायरा अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और वहाँ से रोते हुए चुपचाप अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आज मुझ पर उन सब ने चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन फिर भी उन सभी दुकान वालों ने मेरे खिलाफ अंकल जी को ऐसा भड़काया कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस तरह अमायरा के काम पर न जाने की वजह से अमायरा के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और जब कई महीनों तक अमायरा अपने घर का किराया नहीं देती है तो अगले दिन ही मकान मालिक आकर अमायरा से कहता है, अरे अमायरा, पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। इसलिए अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो तू ये घर खाली करके जा सकती है। अंकल जी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा किराया दे दूंगी। अरे मेरा किराया कहाँ से देगी जब तेरे पास नौकरी ही नहीं है। मुझे सब पता है कि तुझे तेरे दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया है और अब तुझे कहीं भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए अब तू ये बहाने बनाना बंद कर दे और मुझे मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली करके चली जा। इतना कहकर ओम प्रकाश अमायरा और उसकी छोटी बहन को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अमायरा अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए अपनी बहन को लेकर फुटपाथ पर इधर उधर भटकने लगती है। तभी अमायरा की छोटी बहन कहती है, दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम लोग दूसरा घर देख सके। श्रुति, तू इन सब की चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आज रात हम लोग इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहकर दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर सो जाती है और अगले दिन अमायरा अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे बैठाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन अमायरा को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता और वो दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। पर शाम होने के बाद जब वापस वो अपनी बहन के पास आती है तो आँखों में आंसू लिए वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, लेकिन मैं आज भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं ऊपर वाला हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अमायरा के इतना कहते ही उसके पास रखी उसके माता पिता की तस्वीर अचानक से चमक उठती है और उसके अंदर से सोने और चांदी के चमचमाते हुए लहंगे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अमायरा और उसकी छोटी बहन हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे बच्चों, ये सोने और चांदी के जादुई लहंगे अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो और जब भी तुम किसी भी तकलीफ में होगी तो इस चांदी के लहंगे को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम ये सोने का जादुई लहंगा पहन लेना, ये तुम्हारी पैसों की सारी समस्या दूर कर देगा और तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा।
अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अमायरा कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ और पिताजी। आज आपने अपना ये आशीर्वाद हमें देकर हम दोनों की सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। अब हम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाएंगे। इतना कहकर अमायरा सबसे पहले चांदी का लहंगा पहनते ही अपने लिए एक घर मांगती है और उसके ऐसा कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी श्रुति कहती है, अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। चलो अब हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं। और इस तरह घर के अंदर जाते ही श्रुति सोने का लहंगा पहनकर ढेर सारे पैसे मांगती है, जिसके बाद उसके सामने ढेर सारी नोटों की गड्डियों का ढेर लग जाता है। और अब अमायरा उन्हीं पैसों से अपना एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम खोलती है, जिसके बाद दोनों ही बहनें एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। आराध्या और माला दोनों अमीर गरीब सहेलियां थीं। आराध्या एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और माला एक गरीब मजदूर की बेटी। माला बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि आराध्या अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। आराध्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही माला के साथ रहती थी। माला, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है ना, मेरी कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने अभी बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपनी कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी तो तैयारी करनी है। प्लीज, तू तो मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। आराध्या माला के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। माला भी सीधेपन से उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार माला की खुद की परीक्षाएं भी अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है माला, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है। तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। माला को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। माला, तू आराध्या के सारे काम करती है, देखा? इसी वजह से तेरी परीक्षा में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया कर कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है। ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, आराध्या मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। माला इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। आराध्या भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना, किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ आराध्या की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बिटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। अगले दिन माला और आराध्या बातें करते हुए जा रही थी। तभी बातों ही बातों में आराध्या को पता चलता है कि माला भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरी
पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मेरी मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तो लहंगा घर पर ही सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं है। घर पर सिले हुए लहंगे वालों को तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तो शाम को घर पर आ जाना। मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। माला का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे माला, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ लाना और बड़ी बड़ी घास लाना। अरे क्या हुआ माला, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है, आराध्या ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। माला, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला तुम लेना छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर माला में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक माला अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब आराध्या फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो माला वहीं पर खड़ी हुई थी। माला का लहंगा बहुत ही अलग डिजाइन का था। माला के लहंगे को देखकर आराध्या के साथ की और भी लड़कियां हंस रही थी। माला, तूने ये क्या पहन लिया? तू तो बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। चल दूर हट। ठीक है राध्या, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सभी लड़कियाँ बहुत पैसे वाले घर की थी। खासकर आराध्या का जो लहंगा था वो तो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज आराध्या ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियाँ स्टेज पर पहुँचने लगी। आराध्या का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद माला की बारी आती है। माला अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज माला की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है, जिनमें माला भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है माला। जी हाँ, माला ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता माला बनी है। माला के लिए जोरदार तालियां। माला को विजेता देखकर आराध्या जल भुन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब आराध्या फैशन शो छोड़कर चली गई, तब माला को एहसास हुआ कि आराध्या उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि आराध्या के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल माला का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। माला को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे माला सफलता की ओर बढ़ने लगती है। माला अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की।
सेठ रामकिशन शहर के जाने माने रईस थे। उनके बड़े बेटे सुरेश की शादी विनीता से हुई थी। छोटा बेटा रघु भी शादी लायक था, पर उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी, जिसका समाधान लेकर आज पंडित जी घर पर आए हुए थे। चिंता की कोई बात नहीं है सेठ जी, लड़की बिल्कुल हमारे रघु के साथ मेल खाएगी। कद काठी भी रघु बेटा की तरह छोटी है। वो लोग भी अपनी बेटी सिंड्रेला के लिए छोटी हाइट का लड़का ही ढूंढ रहे थे। मंदिर में मेरी मोहन जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे लड़के के लिए लिखवा दिया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रघु का ही नाम आया था, तो सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया पंडित जी, मैं तो कब से आपको रघु के लिए कोई लड़की बताने के लिए कह ही रहा था। आप कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है? सुनो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। सेठ जी, बस एक परेशानी है। कैसी परेशानी पंडित जी? लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पर बहुत ही शरीफ हैं, खानदानी हैं। पंडित जी, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि लड़की के परिवार वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और फिर रघु के लिए कब से हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। रघु की हाइट कम है, उसे लेकर हम बहुत चिंता में थे। अगर अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। मैं और सेठानी कल ही लड़की को देखने जाएंगे। तब ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। पंडित जी बात पक्की करके चले जाते हैं। तभी विनीता अपने पति से कहती है, सुनो जी, सुना तुमने? रघु भैया की शादी एक गरीब परिवार में होने जा रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है। घर की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं है। विनीता, माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम जानती हो ना, रघु बचपन से ही बौना है। उसके लिए बौनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया हुआ रिश्ता सेठ और सेठानी को पसंद आ जाता है और सिंड्रेला उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। सिंड्रेला कद में भले ही छोटी थी, पर देखने में वो बहुत सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को और निखारते थे। रघु और सिंड्रेला एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। माँ, बाबूजी, मैं सिंड्रेला को अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहा था। हाँ बेटा, जरूर जाओ। आखिर बहू को भी अपने घर और व्यवसाय का पता होना चाहिए। दिखा लाओ। मुझे तो तुम आज तक नहीं लेकर गए। ये कल की आई लड़की सही है। देवर जी उसे अपनी कपड़ा मिल दिखाने ले जा रहे हैं। विनीता, मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, तुम खुद ही टाल देती हो। सिंड्रेला बहू, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत सुंदर हैं, जो तुम्हारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है जैसे घर में रौनक आ गई है। बहू, वो पीली वाली साड़ी पहनना, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है। और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार हमारी फैक्ट्री जा रही हो तो सब लोग मिलते हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी नई बहू हम लाखों में एक ढूंढ कर लाए हैं। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। सिंड्रेला को सबके साथ घर में घुलता मिलता देखकर विनीता उससे जलने लगती है। इस सिंड्रेला का तो कुछ करना ही होगा। ये बॉनी बहुत तेज है। अगर मैं इसके बाल खराब कर दूं तो ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहेगी। हाँ, मैं इसके बाल खराब कर दूंगी। फिर क्या था, एक शाम जब सिंड्रेला सो रही थी तो चोरी से विनीता ने उसके बालों में एक ऐसा पदार्थ लगा दिया जिससे सिंड्रेला के बाल आपस में चिपक गए और किसी भी इलाज, किसी भी शैम्पू से वो बाल ठीक नहीं हुए। आखिर में सिंड्रेला को अपने सारे बाल उतरवाने पड़े। माँ जी, मेरे बाल बहुत सुंदर थे। पता नहीं मेरे बालों में वो चिपकन कैसे लग गई जिससे मेरे सारे बाल चिपक गए और वो ठीक ही नहीं हुए। मैं कब तक ऐसे रहूंगी? मन छोटा मत करो बहू, कुछ दिनों में तुम्हारे बाल दोबारा लौट आएंगे।
थोड़ा समय लगेगा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तेरे बाल कभी भी वापस नहीं आएंगे। फिर विनीता की बात सच हुई। जैसा विनीता ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सिंड्रेला के बाल वापस नहीं आ रहे थे। एक दिन सिंड्रेला परेशानी की हालत में अपने घर की छत पर बैठी थी। सिंड्रेला को चिड़ियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो उन्हें रोजाना दाना पानी डाला करती थी। उन्हीं में से एक चिड़िया सिंड्रेला से बोली, सिंड्रेला दीदी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम बहुत उदास हो। अरे, तुम तो इंसानी भाषा बोलती हो। हाँ सिंड्रेला दीदी, हम सभी चिड़िया इंसानी भाषा बोल लेती हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। तुम अच्छी हो, इसीलिए मैंने तुमसे इंसानी भाषा में बात की। दीदी, मुझे बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? शायद तुम्हारी परेशानी हम दूर कर सकें। मेरे बाल बहुत सुंदर थे, पर ना जाने कैसे किसी पदार्थ से चिपक गए और उन्हें कटवाना पड़ा। अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। मैं गंजी हो गई हूँ। मैं अपने इस रूप के साथ बाहर कैसे जाऊँ? बस इतनी सी बात। तुम अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो मेरा जादू। चिड़िया के कहने पर सिंड्रेला अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते ही देखते सिंड्रेला के सर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। उन सुनहरे बालों में सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी आंखें खोलो दीदी, देखो तुम्हारे सर पर बाल आ गए हैं। सोने के बाल, सुनहरे बाल। हाँ, ये तो सच में सुनहरे बाल हैं, सोने के बाल हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब ये तो सुनती जाओ कि तुम्हारे बाल खराब किसने किए हैं। तभी सिंड्रेला की सास छत पर आ जाती है। वो भी चिड़िया की बातें सुन लेती है। सिंड्रेला दीदी, तुम्हारी बाल तुम्हारी अपनी जेठानी विनीता ने ही खराब किए हैं। वो तुमसे जलती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी गलत हरकत की है। क्या विनीता भाभी ने ऐसा किया? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिंड्रेला बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हम इंसानों से अच्छे तो ये पक्षी जानवर हैं, जो किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें दाना पानी डालती हो और आज बदले में देखो, इन्होंने तुम्हारी मदद की। पर विनीता बहू ने जो तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। जेठानी नीचे जाती है और सारी बात घर वालों को बता देती हैं। विनीता, तुम इतना गिर जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? तुम्हें तो सिंड्रेला को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। विनीता भाभी, अगर सिंड्रेला चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी। वो तो छोटी हाइट की है, आपकी हाइट तो बिल्कुल ठीक है, पर वो तो आपसे नफरत नहीं करती। मैं भी छोटी हाइट का हूँ, फिर तो आप मुझसे भी नफरत करो, मुझे भी नुकसान पहुँचा दो। मैं इस घर में ही नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो देवर जी, मैं जलन में अंधी हो गई थी। ये घर छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विनीता सभी घर वालों से माफी मांगती है। सिंड्रेला के कहने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से सिंड्रेला सोने के बालों वाली बहू बन जाती है। उसके बालों को जो भी देखता उसकी बहुत तारीफ करता। सिंड्रेला बहुत खुश थी कि उसके बाल फिर से लौट आए थे। कहते हैं ना कि व्यक्ति को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जैसे सिंड्रेला को उसकी दयालुता का फल चिड़िया रानी ने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।